The Dawn Express, आईना सच का। मैं जगदीश तिवारी द डॉन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आशा है आप सब सुखी व स्वस्थ होंगे। भारतीय सेना के कमांडरों का सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हो गया है, जहां सिक्किम, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा के संबंध में गहन चर्चा की गई। पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में चीन के साथ तनाव से पहले इस सम्मेलन की योजना बनाई गई थी। सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे हैं। भारतीय सेना के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बल के शीर्ष कमांडर बैठक में भाग ले रहे हैं। इस बैठक में लद्दाख में चीन के कारण उपजे हालात सहित सभी सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों के लिए होता है, जिसमें शीर्ष स्तर के अधिकारी शामिल होते हैं। यह अप्रैल 2020 के लिए निर्धारित था, मगर कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित हो गया था। इसे अब 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन का पहला चरण बुधवार को शुरू हुआ और 29 मई 2020 तक जारी रहेगा। इसके बाद दूसरा चरण जून 2020 के अंतिम सप्ताह में शुरू होगा। भारतीय सेना का शीर्ष स्तर का नेतृत्व मौजूदा उभरती सुरक्षा और प्रशासनिक चुनौतियों पर विचार मंथन करेगा और भारतीय सेना के लिए भविष्य के पाठ्यक्रम को निर्धारित किया जाएगा। इसमें सेना कमांडरों और वरिष्ठ अधिकारियों सहित कॉलेजिएट प्रणाली के लिए माध्यम से निर्णय लिया जाता है। साउथ ब्लॉक में शुरू पहले चरण के सम्मेलन के दौरान परिचालन और प्रशासनिक मुद्दों से संबंधित विभिन्न पहलुओं, जिसमें रसद व मानव संसाधन से संबंधित अध्ययन शामिल है, पर चर्चा की जाएगी। इसमें चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ उभरती स्थिति भी शामिल है। इससे पहले मंगलवार को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख में मौजूदा जमीनी हालत और हाल के दिनों में चीनी व भारतीय सेनाओं के आमने सामने आ जाने की स्थिति पर चर्चा की। सिंह ने जमीनी स्थिति को समझने और बलों के अगले कदम के बारे में चर्चा के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों से बातचीत की। सिंह को चीनी सैनिकों के संख्या बल के हिसाब से भारतीय प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी दी गई। बैठक के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि भारतीय सेना भी पूरी तरह मुस्तैद रहेगी और मौजूदा स्थिति के समाधान के लिए बातचीत भी जारी रहेगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सड़क निर्माण जारी रहना चाहिए और भारतीय किलेबंदी और सेना की तैनाती चीनी सेना से मेल खानी चाहिए। पिछले कुछ हफ्तों से भारतीय सेना और चीन की पीपुल लिबरेशन आर्मी ने वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पूर्वी लद्दाख में आमने सामने आने के समाधान के लिए कई बैठकें की। हालांकि अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। सूत्रों का कहना है कि इसे लेकर पिछली बैठक रविवार को हुई थी, लेकिन कई बातें अनसुलझी रही। हालांकि मुद्दों को सुलझाने के लिए और भी कमांडर स्तर की वार्ता होनी है। सूत्रों ने कहा कि जमीनी स्तर पर सैन्य कमांडरों के बीच 5 दौर की बातचीत हुई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। वहीं अगली खबर, लद्दाख में भारत और चीनी सेना के बीच चल रहे टकराव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता की अपील की है। ट्रंप ने बुधवार को ट्वीट कर लिखा, हमने चीन और भारत दोनों से कहा है कि अमेरिका दोनों देशों के बीच चल रहे सीमा विवाद को हल करने में सक्षम है और इच्छुक भी है। वहीं अगली खबर, हिंद महासागर के नीचे मौजूद विशाल टेक्टोनिक प्लेट टूटने जा रही है। एक रिसर्च के मुताबिक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेक्टोनिक प्लेट आने वाले समय में खुद ब खुद 2 हिस्सों में विभाजित हो जाएगी। हालांकि इस प्लेट के टूटने का असर इंसानों पर लंबे समय बाद नजर आएगा। इसे भारत ऑस्ट्रेलिया कैप्रिकॉर्न टेक्टोनिक प्लेट के रूप में भी जाना जाता है। यह प्लेट काफ़ी धीरे धीरे अलग हो रही है, यानी एक साल में यह प्लेट 1.7 मिलीमीटर ही अलग हो रही है। लाइफ साइंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस स्टडी के रिसर्चर ओरली कोड्यूयर ने कहा कि यह एक संरचना नहीं है जो तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन यह भी बाकी की यह ग्रह सीमा की तरह ही महत्वपूर्ण है। यह प्लेट इतनी धीरे धीरे अलग हो रही है कि शुरुआत में रिसर्चर यह पता नहीं लगा पाए कि टेक्टोनिक प्लेट अलग हो रही है। हालांकि हिंद महासागर में एक अजीब जगह में उत्पन्न होने वाले 2 मजबूत भूकंप आने के बाद रिसर्चर्स को यह अंदाजा हुआ कि पानी में कुछ अलग हलचल हो रही है। भूकंप टेक्टोनिक प्लेट के आसपास नहीं थे, बल्कि एक अलग जगह से आए थे, जो इस प्लेट के नीचे बीच में कहीं है। ऑर्ली ने कहा, यह एक पहेली की तरह है। 3 प्लेटें हैं जो एक साथ जुड़ी हुई हैं और एक ही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। प्लेट में यह टूटने समुद्र में भूकंप के कारण नहीं, बल्कि अन्य कारणों से हुई है। हिंद महासागर में प्लेट काफ़ी धीमी गति से टूट रही है
और पानी में इसकी गहराई काफ़ी ज़्यादा है। वहीं अगली खबर, भारत के कुछ इलाकों को अपना बनाकर दिखाते हुए नया नक्शा प्रकाशित करने वाले नेपाल ने इस मसले पर अपना कदम पीछे हटाया है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक देश के नक्शे को अपडेट करने के लिए नेपाल के संविधान में संशोधन किया जाना था, जिसके लिए बुधवार को संसद में प्रस्ताव रखा जाना था और चर्चा निर्धारित की गई थी, लेकिन अब इसे अनुसूची से बाहर कर दिया गया है। बताया जाता है कि नेपाल सरकार ने ऐन मौके पर संसद की कार्यसूची में आज संविधान संशोधन की कार्रवाई को हटा दिया। नेपाल के प्रतिनिधि सभा में संशोधन के लिए संसद में चर्चा आयोजित करने के लिए आज का दिन निर्धारित किया गया था, लेकिन रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के राजनीतिक दलों ने इस मसले पर राष्ट्रीय सहमति बनाने जाने का फैसला किया है। नेपाल के प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली ने मंगलवार को एक नए नक्शे के मसले पर राष्ट्रीय सहमति बनाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, लेकिन राजनीतिक दलों में इस मसले पर एक राय नहीं बन पाई। मालूम हो कि नेपाल में किसी भी संविधान संशोधन के लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। उल्लेखनीय है कि बीते दिनों नेपाल सरकार ने अपने देश का नया नक्शा जारी किया था, जिसमें उसमें लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा के कुल 395 वर्ग किलोमीटर के भारतीय इलाके को अपना बताया था। नेपाल सरकार ने ऐलान किया था कि इस नक्शे को अब देश के सभी स्कूलों और सरकारी कार्यालयों में इस्तेमाल किया जाएगा। नेपाल के भू प्रबंधन व सुधार मंत्रालय की ओर से मंत्री पद्मा अरियाल ने इस मौके पर कहा था कि नए नक्शे को संसद के समक्ष रखा जाएगा ताकि उसमें किए गए संशोधन को मंजूरी दिलाई जा सके। उक्त नए नक्शे में भारतीय इलाकों को दिखाए जाने पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया जताते हुए नेपाल को भारत की संप्रभुता का सम्मान करने की नसीहत दी थी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा था कि हम नेपाल सरकार से गुजारिश करते हैं कि वह ऐसी बनावटी कार्टोग्राफिक प्रकाशित करने से बचे और भारत की एकता अखंडता का सम्मान करे। नेपाल सरकार इस मामले में भारत की स्थिति पूरी तरह वाकिफ है। भारत ने यह कहा था कि नेपाल सरकार अपने फैसले पर फिर से विचार करे। वहीं अगली खबर, कोरोना संकट के बीच संजीवनी बूटी बनकर सामने आई हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को लेकर WHO और ICMR के विवाद छिड़ गया है। इसी बीच काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च के DG शेखर मांडे ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के क्लिनिकल ट्रायल पर WHO की तरफ से लगाए गए रोक पर कहा कि मुझे भरोसा है कि WHO आने वाले वक्त में सोच समझकर फैसला लेगा। हमें ICMR पर भरोसा करना चाहिए, वे काफ़ी योग्य लोग हैं। WHO ने कोरोना के इलाज के लिए मलेरिया की दवा हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पर अस्थायी रोक लगाते हुए कहा कि एग्जीक्यूटिव ग्रुप में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के ट्रायल पर अस्थायी रोक लगा दी है। इसके साथ ही डाटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बोर्ड द्वारा डाटा का आकलन कर रहा है। वहीं भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा के इस्तेमाल को लेकर पहले ही एडवाइजरी जारी करते हुए इसके अधिक इस्तेमाल को मंजूरी दे दी थी। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने मंगलवार को कहा कि भारत में हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की मदद से कई मरीज ठीक हुए हैं। इस दवा का अभी तक यहाँ पर कोई दुष्प्रभाव सामने नहीं आया है, इसलिए इसका प्रयोग कोविड-19 के एहतियात इलाज में जारी रखना चाहिए। वहीं अगली खबर, छत्तीसगढ़ में आदिवासी बहुल धमतरी जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और मितानिनों ने खुद और समुदाय की सुरक्षा के लिए बेहतरीन तरीका खोजा। कुम्हाड़ा गांव में बतौर मितानिन काम करने वाली उर्मिला मकराम एक सफ़ेद कपड़े का खुद से तैयार मास्क पहन रही है। वह बताती है कि मैं इसे रोजाना काम से घर वापस आकर धोती हूँ और दोबारा इस्तेमाल करती हूँ। उन्होंने लोगों के बीच उचित दूरी बनाकर सफलतापूर्वक सामाजिक जुटान भी कराई है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के कोरांदी गांव में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आशा सिंह कहती हैं, तालाबंदी के बाद उन्हें लोगों को नियमित अंतराल पर हाथ धोने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में शिक्षित करने के लिए कहा गया है। हालांकि यह एक ऐसी जगह पर काफ़ी कठिन काम है जहां पानी की उपलब्धता कम है और लोग जलावन लकड़ी इकट्ठा करने के साथ ही वन उपज पर निर्भर हैं। खाने के पैकेट ने इनकी कठिनाइयों को कम किया है। लॉकडाउन के बाद ये से आंगनबाड़ी पूरी तरह बंद है और बच्चों को पोषण युक्त आहार दिया जा रहा है। दूध पिलाने वाली माओं के दरवाजे तक सूखा राशन पहुंचाया जा रहा है। हालांकि केरल ने यह सुनिश्चित किया है कि आंगनबाड़ी का कोई भी लाभार्थी भोजन बिना रह न जाए। यहाँ तक कि कोरोना वायरस के समय
कोई भूखा न रह जाए। सरकार ने हर गरीब के घर तक मुफ्त में खाद्य पहुंचाने का आदेश दिया है। उत्तराखंड में सबसे बेहतरीन विदेशीकृत शासन का प्रयास देखा जा सकता है। यह राज्य अपने मजबूत स्थानीय निकायों के लिए जाना जाता है। यहाँ डूडा ब्लॉक के धनेती गांव में ग्राम प्रधान हर्ष बहुगुणा जी जान लगाकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की घोषणा के तुरंत बाद ही सरकार ने हमें घर लौटने वाले सभी परिवारों की स्क्रीनिंग करने व संदिग्ध लोगों को एकांत में भेजने के लिए कहा था। वह बताते हैं कि उस वक्त मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। हमने जो दर्जी खाली बैठे थे उन्हें जुटाया और उनके जरिए कुछ ही दिनों में 600 से 700 मास्क तैयार कर दिए। इन मास्क को आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के जरिए घर को वापस लौट आए श्रमिकों के बीच बांटा गया है। साभार, डेली हंट एंड डेली होम। धन्यवाद। द डॉन एक्सप्रेस।